हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी अस्थमा की और आज हम बात करने वाले हैं सीओपीडी की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। जिन लोगों ने अस्थमा की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, 2 पार्ट में हमने उसको कवर किया था। अगर आप लोगों ने अस्थमा की वीडियो का अब तक नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पहले उन वीडियोस को आप चेक करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से रिलेटेबल मिलेंगी। जो ड्रग्स है हमारे सीओपीडी के अंदर यूज़ होने वाली, उनको डिटेल्ड में उनका जो मैकेनिज्म है हमने अस्थमा के अंदर डिस्कस किया था। लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में अस्थमा की वीडियोज़ का, एक बार जाके पहले उन्हें आप चेकआउट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सीओपीडी से। असल में सीओपीडी है क्या, तो ये तो आपको क्लियर है कि असल में है क्या। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है या यूं कहो डिजीज है। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज या फिर डिसऑर्डर। वन बाय वन इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब हुआ जो पुराना हो, जिसके साथ आपका एक्सपोजर बहुत पुराना हो, बहुत टाइम से धीरे धीरे ये डिजीज या डिसऑर्डर डेवलप होता है और एक टाइम पे जाके ये थोड़ा इंटेंस हो जाता है जब तक ये डेवलप होने लगता है। तो दैट इज क्रॉनिक, यानी कि पुराना है। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। कहाँ कॉज करता है? आपके एयरवे में, आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, वहां पे आपकी रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ओ मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव, पी मतलब पुल्मोनरी, आपका पुल्मोनरी यानी कि लंग से रिलेटेड है। पुल्मोनरी का मतलब आपके लंग से रिलेटेड, जैसे कार्डियक यूज किया जाता है किसके लिए? हार्ट रिलेटेड चीजों के लिए, उसी प्रकार पुल्मोनरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है आपके लंग्स के लिए। डिजीज और डिसऑर्डर, अब डिजीज भी हो सकता है और डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे डिजीज कहें या डिसऑर्डर कहें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिजीज और डिसऑर्डर में असल में डिफरेंस है क्या। तो डिजीज का मतलब होता है जो किसी इंफेक्शन की वजह से हुआ हो या किसी वजह से हुआ हो, और डिसऑर्डर का मतलब हुआ जो आपकी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है फिजियोलॉजी, उसे अफेक्ट किया, उसमें अफेक्ट हुआ हो। लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए इसे ऐसे समझो कि डिजीज का मतलब होता है वो चीज जिसका कॉज नॉन हो, जिसका कारण आपको पता हो, उसे हम बोलते हैं डिजीज। और डिसऑर्डर मतलब जिसका आपको कारण नहीं पता है। ठीक है, किसी भी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन होता है लेकिन असल में वो इन्फेक्शन है या नहीं है, क्या चीज है, किस वजह से आपकी पैथोलॉजी, आपकी बॉडी की गड़बड़ाई हुई है, उसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर। और जिसमें आपको कोज को पता हो कि भाई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, आपको स्मोकिंग की वजह से हुआ है, आपको किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो जिसका मतलब वो डिजीज के अंदर आता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ये पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट कि उसे अगर उसका कोज पता है तो डिजीज, नहीं पता है तो डिसऑर्डर। ठीक है, तो सीओपीडी क्लियर होगा आपको, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज या फिर डिसऑर्डर। अभी है क्या? वैसे तो बहुत ही इजी चीज है ये, समझने में बहुत आसानी होगी आपको। अस्थमा से रिलेटेड है, बहुत ही इजी टॉपिक है, फिर भी हमने इसे पढ़ना तो है ही। सो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर फ्लो टू द एल्यूलाई। जो एयर फ्लो हमारे लंग्स में जा रहा है, जो एयर हमारी एल्यूलाई के अंदर जा रहा है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है? मोस्ट कॉमन कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, इसे कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? देखो 2 शब्द है यहाँ पे। पहला है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस का मतलब हुआ ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, दैट इज ब्रोंकाइटिस। सेकंड वर्ड है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है? एम्फाइसीमा होता है हार्ड, समथिंग गेट हार्ड, मतलब कि जैसे कि आपकी एल्यूलाई है, ये हार्ड हो जाए स्टोन की तरह, अगर इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए। जैसे आपको पता है कि हमारे लंग्स के अंदर एल्यूलाई है, जब हम एयर को इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो क्या होते हैं? गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह फूलती और सिकुड़ती हैं, है ना। उसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, एल्यूलाई का। तो ये किस वजह से हो रहा है इनका फूलना और इनका सिकुड़ना? इनकी इलास्टिसिटी की वजह से। जब वो इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाए, या यूं कहो जब आपका जो एल्यूलाई है वो हार्ड हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। यानी कि अगर ये हार्ड हो जाए, ना ये फूलेंगी ना ये सिकुड़ेंगी, तो ना तो आपका एयर का एक्सचेंज हो पाएगा, यानी कि ना आप इनहेल कर पा रहे हो अच्छे से, ना एक्सहेल कर पा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। हार्डनिंग हो जाती है इसकी। क्यों? इसके अलग अलग रीजंस हैं। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन तो स्मोकिंग ही होता है। स्मोकिंग की वजह से इस पर क्या होता है? टार डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी एल्यूलाई की इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है, उसे हार्ड बना देता है। तो इस वजह से क्या होगा? सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। सिर्फ स्मोकिंग ही इसका एक कारण नहीं है, इसके अलग अलग रिस्क फैक्टर हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है आपका स्मोकिंग, मोस्ट कॉमन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्मोकिंग है। स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वर्क एट कॉटन इंडस्ट्री, अगर आप कॉटन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो आपको भी पता है कि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे हवा के अंदर उड़ते रहते हैं। वो विजिबल तो है नहीं, लेकिन वो रेस्पायरेशन के थ्रू धीरे धीरे आपके लंग्स पे डिपॉजिट होने लगते हैं और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है। तो वो भी क्या कर सकता है? आपकी एल्यूलाई को हार्ड कर सकता है। तो उसकी वजह से भी एम्फाइसीमा हो सकता है। ना सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री बल्कि कोल इंडस्ट्री में भी आप करते हो, तो क्योंकि वहाँ पे भी जो कोल का ग्राइंडिंग होता है, स्टोन ग्राइंडिंग, जो पत्थर घिसते हैं जो लोग, चूना इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है? उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो एयर के अंदर घूमते रहते हैं, और वो जब आप इंस्पायर करते हो एयर को तो आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। ओवर द टाइम पीरियड वो डिपॉजिट होते रहते हैं और क्या करते हैं? हार्ड कर देते हैं आपके एल्यूलाई को, जिसे कि हम कहते हैं एम्फाइसीमा।
दूसरा पोल्यूशन, अब ये भी डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हो, किस एरिया के अंदर रहते हो। अगर वहाँ आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रहते हो तो देयर आर चांसेस कि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे आपको सीओपीडी डेवलप होने लग जाए। ये एक दिन की 2 दिन की बात नहीं है या 1 साल 2 साल की, ये क्रोनिक है। सालों साल अगर आप उस एक्सपोजर से जुड़े हुए हो तो आपको इसका डेवलप होने का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। बहुत ईजी, आपको पता है रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है तो किस में प्रॉब्लम आएंगे, आपके सांस लेने में कठिनाई होगी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। आपने देखा होगा कि आवाज़ें आती है सांस लेने में, इंस्पायर करते टाइम एक्सपायर करते टाइम आवाज़ आती है, वीजिंग होती है। जैसे क्रोनिक कफ, पुराना कफ हो जो लंबा लंबा कफ खिंचता है ना, दूर दूर से हम सूखी खांसी भी बोलते हैं, क्रोनिक कफ, इसका एक साइन सिम्टम हो सकता है। डिस्पनिया, डिस्पनिया क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाए, छोटी छोटी सांस आप लेने लगे हो। साइनोसिस, साइनोसिस मतलब ब्लू हो जाए अगर आपकी लिप और फिंगर, यानी कि इस चीज़ को दर्शाता है ऑक्सीजन की कमी को। अगर आप अच्छे से एयर को इंस्पायर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, जो डायरेक्ट करती है आपके लिप और फिंगर पे, जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्पूटम या फ्लैगम, बलगम आने लगता है, म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि क्या करता है हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या करता है, इसे एक्सपेल्ड आउट करने की कोशिश करता है जो भी अंदर डिपॉजिट हुआ है, तो उसके लिए क्या करता है, म्यूकस को सिक्रिएट करता है। तो म्यूकस की डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, स्पूटम या फ्लैगम, बलगम डिपॉजिट हो जाता है। वीजिंग, आवाज़ आती है सांस लेने में, जब आप कठिनाई महसूस करते हो तो उस टाइम पे सांस लेने में या फिर सांस छोड़ने में आपको सीटी जैसी आवाज़ आती है, उसे हम बोलते हैं वीजिंग। तो ये इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम है। ये देखो यहाँ हमने एम्फाइसीमा को दिखाया थोड़ा सा, ये आपका लंग है, लंग के अंदर क्या है, अलग अलग आपके एल्यूलाई, जैसे तो कंपार्टमेंट्स आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, डिवीजन्स, धीरे धीरे ट्रैकिया, ट्रैक के अंदर जाके प्राइमरी एल्यूलाई, सेकेंडरी एल्यूलाई, टर्शियरी एल्यूलाई के अंदर आगे जो ब्रांचेस होती हैं इसकी, तो जो लास्ट पार्ट होता है आपका एल्यूलाई बोलो या इसको एल्यूलर सैक बोलो आप, इसके अंदर क्या होता है, हार्डनिंग हो जाता है। जो मैंने रेड कलर से आपको दिखाया, ये जब हार्ड हो जाए, ये फूलते और सिकुड़ते हैं, जब ये हार्ड हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगी किसी भी चीज़ की, वो डिपेंड करता है आपका एक्सपोजर क्या है, तो उसके ओवर द टाइम पीरियड ये हार्ड हो जाएगा। इसकी इलास्टिसिटी लूज होने की वजह से ये फूल नहीं पाएगा और ना ही सिकुड़ पाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, इसके हार्ड हो जाएगा। और आपकी एयर एक्सचेंज जो कि स्पेशली आपकी यही होती है, ना ब्लड सप्लाई होता है आपका, ब्लड की जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं पुल्मोनरी, उनके बीच में और आपके लंग्स के बीच में, एल्यूलाई सैक के बीच में जो डिफ्यूजन होता है, उसी को वो एयर एक्सचेंज यहीं पे होता है। वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी का एक अलग टॉपिक है वो, तो वो उसमें कठिनाई होने लगती है और आपकी बॉडी के अंदर धीरे 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 सांस लेने में तो कठिनाई हो ही रही है, धीरे धीरे ऑक्सीजन में भी कमी होने लगती है। ड्रग्स कौन कौन सी हैं, अब जिन लोगों ने अस्थमा वाली वीडियो को देखा होगा वहाँ पे आप लोगों को लगभग ड्रग्स वही है, थोड़ी ही बस ऊपर नीचे हमने कर दिया है, बस प्रेफरेंस की थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें हम क्या प्रेफर करते हैं, उसके अंदर क्या प्रेफर करते हैं, बस बाकी ड्रग्स लगभग सेम है सारी की सारी। डिटेल्ड मैकेनिज्म हमने इसका वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, विद नोट्स हमने लिखा हुआ अच्छे से बोर्ड के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा सिर्फ, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे लिखने नहीं बैठेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, चलो सबसे पहला आपकी जो कैटेगरी आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब देखो पहला ही हमने वहाँ पे सिम्टम देखा था जो ग्रीन कलर से मार्क किया, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन, आपकी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, जलन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन के अलग अलग टाइप होते हैं। तो हम क्या कौन सी ड्रग लेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो हमें इन्फ्लेमेशन से छुटकारा दिलाए, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होते हैं, देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड हो सकते हैं और पीडीई इनहिबिटर, ये आपको होगा फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो होता है हमारा वो इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हैं हम, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। अब ये भी हमने अस्थमा वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था विद ड्रग्स, यहाँ पे मैंने ड्रग्स नहीं लिखे, सिर्फ कैटेगरी लिख दी है। अगर आप चाहते हो तो हम साइड में एक लगा भी देंगे क्लासिफिकेशन का यहाँ पे चार्ट वीडियो के अंदर ही, तो उसमें क्या होगा आप क्लियर देख सकते हो कि कौन कौन सी ड्रग, आपको अलग से अस्थमा की वीडियो को जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैकेनिज्म आप नोट कर सकते हो साथ ही साथ। तो इनहेल्ड और सिस्टमिक दो प्रकार के होते हैं, जो इनहेल्ड किए जाते हैं और दूसरा सिस्टमिक स्टेरॉइड वो हो गए जो आपके इंजेक्ट किए जाते हैं आपके ब्लड के थ्रू, डायरेक्ट आपके ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं, तो दैट इज सिस्टमिक। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो इनहिबिटर होते हैं वो आते हैं आपकी मिथाइल जेंथीन, जो आपकी फाइलिन थी, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन वगैरह, वो क्या थे आपके फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। अब देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो क्या करेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे, रेडनेस को कम करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखा भी है रिड्यूस स्वेलिंग एंड म्यूकस प्रोडक्शन। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही म्यूकस प्रोडक्शन होता है, अगर आप इन्फ्लेमेशन को ही रोक दोगे तो म्यूकस प्रोडक्शन होना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अब देखो कैसे काम करती है ये, जनरली करती क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम तो क्या करती है, पीडीई इनहिबिटर क्या करती है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जो आपका पीडीई है उसे इनहिबिट करती है, उसे इनहिबिट करती है। अब पीडीई क्या करता है, साइक्लिक एएमपी के जो सिंथेसिस है उसे कम करता है, साइक्लिक एएमपी को कम करता है पीडीई। अगर हम पीडी को ही इनहिबिट कर दे तो साइक्लिक एएमपी के लेवल को जो भी कम कर रहा था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये पीडी इनहिबिटर तो साइक्लिक एएमपी को इस प्रकार से इंक्रीज करते हैं।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके डायरेक्ट इंक्रीज करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होने की वजह से आपका ब्रोंकियोडाइलेशन इफेक्ट आएगा, म्यूकस सिलियरी जो क्लियरेंस होता है वो आएगा आपका, यानी कि म्यूकस प्रोडक्शन कम होगा या म्यूकस क्लियर होगा आपके एल्यूलाई से एक तरीके से। तो ये इस साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। डिटेल मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस के लिए, डिटेल इनके मैकेनिज्म के लिए आप चेक कर सकते हो हमारी पुरानी वीडियोज़ को, उसमें हमने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, ये थी आपकी पहली कैटेगरी एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरी आपकी ब्रोंकियोडाइलेटर्स। अब देखो क्या होता है कि ब्रोंकाई के अंदर डिपोजिशन होने की वजह से अलग अलग जो हमारे वो थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपकी ब्रोंकाई का साइज कम हो रहा था। अब अगर हम साइज को डायलेट कर दे तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ के अंदर राहत मिल सकती है, सांस लेने में थोड़ी जो कठिनाई थी वो कम हो सकती है। ट्रीट तो खत्म तो बिल्कुल नहीं होगी लेकिन कम हो सकती है। कब, अगर हम ब्रोंकाई को डायलेट कर दे। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम बीटा एगोनिस्ट दें या फिर हम एंटीकोलिनर्जिक्स दें। तो बीटा एगोनिस्ट के अंदर भी इन्होंने दो कैटेगरी बनाई है, एक है साबा, एक है लाबा। इसका मतलब क्या है, साबा का मतलब हुआ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, और लाबा का मतलब हुआ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। वही एग्जांपल है सेम इसके, जो ऐसे आपने पिछली क्लास में कुछ ने पढ़ा था, अस्थमा में टर्ब्यूटेलिन, एल्ब्यूटेरोल, साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके साबा एंड लाबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी का हो गया इसी का जो सेकंड पार्ट को आप एंटीकोलिनर्जिक्स। अब क्योंकि कोलिनर्जिक्स क्या करती हैं आपकी ब्रोंकाई के अंदर, कंस्ट्रिक्शन कराती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है ना वहाँ पे, तो कोलिनर्जिक्स क्या कराती है, कंस्ट्रिक्शन कराती है। लेकिन हमें क्या करना है, डायलेट, तो हम क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स, ताकि वो डायलेट हो। तो इसलिए एंटीकोलिनर्जिक देते हैं। इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, साक एंड लाक। साक होती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक एंड लाक होती है आपकी लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, ऐसे इसी के तरीके से सामा लांबा थे, वैसे ही साक और लाक है। इसका एग्जाम्पल आपका रहेगा इप्राट्रोपियम और दूसरा एग्जाम्पल रहेगा टायट्रोपियम। जरूरी नहीं है आप सांबा, लाबा और साक, लाक भी याद करो, आप जरूरी है, सिंपल डायरेक्ट याद कर सकते हो। ब्रोंकोडाइलेटर ये होते हैं हमारे और एंटीकोलिनर्जिक्स ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर अब आपको पता हो कि किसकी वजह से इन्फेक्शन, ये सारे रीजन थोड़ी ना हो सकते, वहां पे आप एक और ऐड कर सकते हो रिस्क फैक्टर के अंदर, इन्फेक्शन। किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस, किसी पैथोजन की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें भी आपको सीपीडी हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो रहा है तो म्यूकस प्रोडक्शन हो सकता है, आपकी जो एल्यूलाई है उसका जो अंदर की जो लाइनिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे में क्या दोगे, एंटीबायोटिक्स जो आपकी उस बैक्टीरिया को किल करेंगी। प्रेफर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपकी पेनिसिलिन होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, इनका जो वाइड रेंज होती है ना, लॉन्ग स्पेक्ट्रम होता है, वाइड स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम नहीं होती पेनिसिलिन, यानी कि आप ज़्यादातर जो है बैक्टीरिया के ऊपर ये इफेक्टिव होती हैं। वो जो हम एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे डिटेल में तब बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो इसमें एग्जांपल आपके मोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सोसाइक्लिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ये सारी आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो अगर कोज आपका इन्फेक्शन है तो। ठीक है, तो ये था हमारा सीओपीडी, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसऑर्डर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इजी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अस्थमा के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट आता है आपका, क्योंकि ड्रग्स इसके अंदर कॉमन है, इसलिए ज़्यादा अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सेम अस्थमा अगर आपने पढ़ा है तो उससे भी काम चल जाएगा। जस्ट थोड़ी चीज़ें जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, साइन सिम्टम है और इसका जो इंट्रोडक्शन है वही चीज़ें अलग हैं। मैकेनिज्म के लिए आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें, हम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।